हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस के प्रैक्टिस सेट के तीसरा वीडियो को देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू से जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 ला सकते हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो दोस्तों और ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो का संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा। देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केवल समतल या फिर केवल अवतल और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है केवल उत्तल या फिर या तो समतल अथवा उत्तल। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। समतल या उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, आप इस दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाते हैं ना आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समतल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वास्तविक तथा आभासी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया फोकस तथा लेंस के बीच या फिर फोकस पर और ऑप्शन सी में आपका दिया फोकस की दुगुनी पर या फिर फोकस और अनंत के बीच। तो दोस्तों जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है ना तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वस्तु की अपेक्षा जो ना बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर पाड़ी ताड़िका या फिर पुतली और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दृष्टि पटल। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना उसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। और दोस्तों मानव नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्णधनता। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस व्यक्ति को जो है ना वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन सी में आपका दिया प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का परिकिरणन। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है ना प्रकाश का परिकिरणन परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्वबद्ध में या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए जो है ना हम लोग मीटर डिवाइस का उपयोग करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आई स्क्वायर आर या फिर आई आर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में आपका वी स्क्वायर आई या फिर वी आई स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग जो जानते हैं ना, जो विद्युत शक्ति होता है यानी कि पी बराबर जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आई आर स्क्वायर या फिर आई आर स्क्वायर या फिर वी आई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वी आई स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो आई आर स्क्वायर होता है ना विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इनके अलावे पी बराबर जो फॉर्मूला होता है आई आर स्क्वायर होता है, वी आई होता है और वी स्क्वायर बटे आर होता है, यानी कि ये तीनों जो है ना विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन आपका आई आर स्क्वायर जो है ना ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया काल्पनिक या फिर वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है ना वास्तविक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग को कमेंट करके भी बता देना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का स्पेशली वीडियो है। इसका जवाब आप लोग को 100% जो है ना कमेंट करके बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसीलिए एक क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करते हुए बताइए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण 11 नंबर प्रश्न कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रकाश ऊर्जा को या फिर स्थितिज ऊर्जा को या फिर विद्युत ऊर्जा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गतिज ऊर्जा को, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए में आपका तापीय ऊर्जा में या फिर नाभिकीय ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा में। तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र जो होता है ना ये कौन सा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों जल विद्युत संयंत्र जो है ना ये सौर ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सौर ऊर्जा होता है ना ये नवीकरणीय संसाधन होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि श्वसन की इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन या फिर संयोजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया उष्माक्षेपी, और ऑप्शन डी में आपका दिया उष्माशोषी। तो दोस्तों श्वसन एक प्रकार का जो है ना उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो जो है ना हल्का मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा ना तो वो क्या होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इसलिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपचयन अभिक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों भोजन का पचना तथा पकाना यह एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के समय खाने का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपचयन या फिर उपचयन, और ऑप्शन सी में आपका दिया संक्षारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है ना तो उसे हम लोग जो है ना उपचयन करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका चूना पत्थर, या फिर खड़िया, और ऑप्शन सी में आपका संगमरमर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों विजातीय यौगिक जो होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 हार्वेस्ट होता है, CaSO4 हार्वेस्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को वीक एसिड बताना है। ऑप्शन ए में आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये ऑक्सैलिक अम्ल जो है ना ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया पीला, या फिर लाल, या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नीला। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज का घोल को मिलाया जाता है ना तो घोल का जो कलर हो जाता है बदल करके हरा हो जाता है, यहाँ पे पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको लिथियम, कैल्शियम, या फिर कॉपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आयरन। तो दोस्तों ऐसे में 3 ऐसे एलिमेंट होता है जिससे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और यहाँ पे तीनों में से जो है ना लिथियम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको पोटासियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ निकेल। तो दोस्तों हम लोग जो है ना कैल्शियम ऐसा धातु होता है जल में डालने पर तैरने लगती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया CaHCO3 या फिर CaOH, या फिर NaOH, या फिर NaOH, या फिर HCO3। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना इसका उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कि जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ना दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaO होता है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और दोस्तों बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है, CaOH होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि CHO अभिक्रिया
अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर कीटोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में आपका CH4 या फिर C2H4, और ऑप्शन सी में आपका C2H4, ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ना तो कौन सा होगा, CHO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि 26वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका CnH2n या फिर CnH2n+2 या फिर CnH2n-2-1 या फिर CnH2n-2। तो दोस्तों एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि क्लोरीन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 5 या फिर 6 या फिर 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया 8। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होता है ना 17 होता है। तो हम लोग जानते हैं जो पहला कक्षा में जो परमाणु भराता है ना 2 परमाणु होता है। पहला कक्षा में कितना परमाणु होता है, 2, और दूसरा कक्षा में 8 होता है, और तीसरा कक्षा में 18 या फिर 18 से कम होता है। तो यहाँ पे हमको 17 पुराना टोटल परमाणु। तो पहला कक्षा में 2 परमाणु है भरा गया ना, फिर दूसरा कक्षा में 18 8 10 हो गया, और लास्ट वाला कक्षा में कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो 17 होगा ना। तो क्लोरीन के परमाणु के बढ़ात्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि। ऑप्शन ए में आपका स्वपोषी या फिर निर्जीवी या फिर समभोजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक में जो है ना कवक निर्जीवी पोषण के द्वारा पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको पैरामेसियम में या फिर यूग्लिना में या फिर अमीबा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुटपाथ जो है ना अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा जो है ना एक जो है ना अमर अनियमित आकार की अमर प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोशिका द्रव में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर हरित लवक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया केंद्रक में। तो दोस्तों पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ये 40 प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए गए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लसीका या फिर प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रुधिर यानी कि ब्लड का जो है ना ये प्लेटलेट्स एक अवयव होता है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं रहता ना तो रक्त का स्राव कभी भी रुकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी। ऑप्शन ए में आपका दिया सोचने के लिए या फिर हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है ना सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, और इनके साथ साथ शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, यानी कि ये सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है। ऑप्शन ए में आपका दे चीनी की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया मोटापा से। तो दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंगा जो होता है ना आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपको देखेंगे, या फिर बौनापन, या फिर मधुमेह, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो है ना विखंडन या फिर द्विखंडन किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमीबा में, या फिर पैरामेसियम में, या फिर लिस्मैनिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों द्विखंडन जो है ना अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, और इसके साथ साथ लिस्मैनिया में भी होता है, यानी कि ये सभी में जो है ना द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न क्या कराए कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया परागकोश, या फिर वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया अंडाशय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुष्प का जो कोई यहाँ पे आप लोग बताना कि पुष्प का कौन कौन ऐसा भाग है जो फल बनाता है। तो दोस्तों पुष्प का जो है ना अंडाशय भाग फल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न क्या कराए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए में आपका द्विखंडन से, या फिर मुकुलन से, या फिर लैंगिक जनन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है ना क्या होता है, मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया आई टी, या फिर टी टी, और ऑप्शन डी में आपको तो कैपिटल टी। तो दोस्तों बौने पौधे को जो दर्शाता है ना स्मॉल टी दर्शाता है, यानी कि दोनों छोटा टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए में आपका हरे पौधे को, या फिर नीलहरी शैवाल को, और ऑप्शन सी में आपका जंगली जानवर को, या फिर फूल और पत्ते को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यहाँ पे जो है ना हरे पौधे को यहाँ जंगली जानवर को जो है ना हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। और दोस्तों ये हरे पौधे जो है ना उत्पादक होते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न वैश्विक उसमें जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर दहन, या फिर ऊर्जा प्रबंधन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 की अत्यधिक मात्रा में जो उत्पन्न वैश्विक उत्पन्न होता है ना ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है साइंस के 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40% में पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% अत्यधिक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को प्रैक्टिस किए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। एक होमवर्क क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कराए कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वही आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपको वोल्ट, या फिर कूलम, और ऑप्शन सी में आपको वाट, या फिर एम्पियर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है, और साथ में भी बताना कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है ना आपके साथ ही भी जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।